चलिए तीसरे नंबर देखते हैं हम सवाल। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कर पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात है 3:5। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी, पानी मतलब जल ही हुआ यहाँ भी, का अनुपात है 7:9। फिर दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी बता दो। देखो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि सर पृथ्वी पर दिया हुआ है किसका किसका रेशियो, भूमि और जल का क्या अनुपात दिया हुआ है, 3:5। उत्तरी गोलार्ध में यही रेशियो दे दिया है 7:9, और आपसे क्वेश्चन में दक्षिणी गोलार्ध का पूछ दिया है। ये है मेन क्वेश्चन। एक बात हमको बताइए, यहां इन्होंने ये नहीं बताया, ये बात तो पता है ना कि पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बराबर भाग से मिलकर बना है। ये हम आपसे पूछते हैं उत्तरी प्लस और दक्षिणी की बात कर रहे हैं, क्या ये पूरा पृथ्वी बन जाएगा जी? क्या 1:1:2 में होगा क्या ये कॉन्सेप्ट, कि उत्तरी गोलार्ध के बराबर और दक्षिणी गोलार्ध के बराबर और 2 बराबर का अनुपात हमेशा 1:1 होता है। इनको मिला के ना पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे टोटल वजन कितना होना चाहिए, 2 यूनिट, और उत्तरी गोलार्ध पे 1 यूनिट। और क्या मैं पृथ्वी में से उत्तरी घटाऊंगा तब दक्षिणी निकल जाएगा? तो आपको बैलेंस करना होगा, पृथ्वी पे टोटल वजन कितना दिख रहा है और उत्तरी गोलार्ध पे वजन गड़बड़ दिख रहा है ना। E16 रहना था, E8 रहता तो बढ़िया रहता। पृथ्वी वाला उत्तरी का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। उत्तरी पे कितना है वजन, क्या ये 32 होना चाहिए? उत्तरी गोलार्ध का डबल होना चाहिए पृथ्वी पे। तो अगर उत्तरी गोलार्ध पे 16 है तो पृथ्वी पे 16 दूनी 32 होना चाहिए। ये है कितना, 32 कैसे बनेगा, कर देते हैं। क्या ये रेशियो चेंज हो जाएगा? उतना समझदार आप हैं। ये चेंज होने के बाद पृथ्वी पे नया अनुपात आएगा, और उस नए अनुपात में से उत्तरी गोलार्ध घटाएंगे तब ना दक्षिणी आएगा। तो घटाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि पृथ्वी पे कितना, भूमि से भूमि घटेगा, जल से जल घटेगा। 4×3 12, 12 में से 7 गया, यानी दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि 5 है। पृथ्वी पे जल कितना, और उत्तरी गोलार्ध पे जल 20 में से 9 गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5:1। हमेशा बैलेंस करना होगा किस में, 2:1 में, पृथ्वी को और उत्तरी को। कभी कभी उत्तरी दक्षिणी दे देगा, कि उत्तरी गोलार्ध पे रेशियो दे देगा, दक्षिणी गोलार्ध पे रेशियो देगा, पृथ्वी पे पूछ देगा। तो क्या उत्तरी और दक्षिणी बराबर होते हैं? तो 1:1 रेशियो करना है, और दोनों को जोड़ देंगे तब ना पृथ्वी आएगा। तो वहां जोड़ देना होगा। यहाँ क्या किए थे, माइनस किए हैं, घटा देना है। गेहूं सब्जी तेल का व्यय 12,8,5 है, 12,8,5 है। लैंग्वेज समझे, गेहूं सब्जी और तेल पर व्यय, यानी गेहूं खरीदने में 12 यूनिट लगा, खर्चा हो रहा है हमारा, सब्जी खरीदने में 8 और तेल खरीदने में 5 यूनिट, ये खर्च हो रहा है। व्यय मतलब खर्च। कह रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50, 25, 40% की वृद्धि होगी। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी ये कह रहे हैं जो वस्तुओं का व्यय था, खर्च, अच्छा इतना रुपया आप खर्च क्यों किए, क्योंकि इसका मूल्य इतना रहा होगा। तो 12 जो था वो 50% बढ़ गया ना। बताइएगा साहब, अगर 12 50% बढ़ेगा तो क यूनिट बढ़ेगा,
तो क्या आधा बढ़ जाएगा 6? यानी सर आप बोल सकते हैं गेहूं में 6 यूनिट का वृद्धि हुआ। अगर हमको ये चाहिए कि वृद्धि होने के बाद कितना हो गया तब ना 18 कहेंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं गेहूं में वृद्धि कितना हुआ? 6 का। क्यों? क्योंकि 50% बढ़ा, तो 12 का 50% क्या होता है? तो 6 ना बढ़ेगा। सब्जी में 25% वृद्धि हुआ। 8 का 25% कितना यूनिट होगा? सर 1/4 होता है, यानी ये 2 यूनिट बढ़ गया। सब्जी में 40%, 5 का 40% कितना होगा? 2 हो जाएगा, यानी ये 2 बढ़ गया। तो आप कह सकते हैं क्या हमारे टोटल खर्च में यही वृद्धि हुआ? हमारा पहले कुल खर्चा इतना था, अब मेरे खर्चा में ये सब वृद्धि हो गया ना। कुल कितना वृद्धि हुआ? 10 का। कुल पहले खर्चा कितना था? यानी 25 पर 10 का वृद्धि 40% होता है। यानी मेरे टोटल खर्च में क % का वृद्धि हुआ? 40%। यही पूछा था आपसे, कुल वृद्धि बताइए क % हुआ है। सबका वृद्धि निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए और देख लीजिए क % है टोटल का। नहीं हो जाएगा जी? 40%। आप कहते कि सर हमको आदत है ना कि 50% कोई चीज बढ़ता है तो सीधे 150% हो जाता है, तो 12 का 150% निकालेंगे, यहाँ 18 लिखेंगे हम। लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 18 लिखोगे, यहाँ 10 लिखोगे और यहाँ 7 लिखिएगा, तो कहिएगा पहले का व्यय 25 और अब 18, 10, 28 और 7 35। यानी पहले 25 खर्चा होता था, 35 खर्चा होगा। तो उसने पूछा है वृद्धि कितना होगा, तो 10 का ना वृद्धि होगा, तब भी आप निकालोगे तो यही आ जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि जब प्रश्न पूछा था कि व्यय में वृद्धि का % होगा, तो मैं पूरा व्यय क्यों निकालूं, क्यों ना खाली वृद्धि ही देख लूं कितना होगा, तो थोड़ा सा समय हमारा बच सकता है। ऐसे निकालो, तो जैसा सवाल देगा वैसे ही करना है। बी, सी, डी, ई के वेतन क्रमशः 2, 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% की वृद्धि कर दी जाएगी। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन रुपया में 560 रुपया हो, तो बीसीडी के मूल वेतन का योग क्या है? इससे आसान क्या है? ध्यान से सुनिए। हाँ, पहले वाला वेतन दिया है ना 2, 3, 4, 5, इसी को ना जोड़ जाड़ के बताना है। तो 2, 3, 4, 5 को जोड़िएगा, क्या आएगा? यानी मुझे 14 यूनिट का मान बताना है। लक्ष्य क्लियर है? क यूनिट का मान? 14 यूनिट का मान बताना है। 14 यूनिट का मान 14 से कटने वाला होगा। क को कट रहा है सर, पहला ऑप्शन 14 से पहाड़ा में 126 आता है, 14 नवा 26 से ई कट रहा है। 14 से 182 आएगा, 14 से सर 42 आता है, 140 प्लस 42 होता है 182। सर इहो कट रहा है 14 से। जैसे ही 2 को कट गया ना, अब नहीं चेक करेंगे। तब क्या चेक करेंगे? सर जी 560 रुपया किसका वेतन है? डी का। वो नयका वेतन न है। और डी में क % वृद्धि हुआ था? डी में क % वृद्धि हुआ है? 40%। तो बताइए 4 का 40% बढ़ा होगा? 4 का 40% बढ़ेगा तो क्या 4 का 140% होगा? 4 का 140% का इनाम मान 560 दिया है, तो 4 का 140% कितना होगा? यानी 5.6 का मान 560 रुपया दिया है। एक का मान 100, एक का मान 100, यानी मल्टीप्लायर क्या यूज किया गया है? 100 यूज किया गया है। हमको इसका वेतन कितना मिला था? 14, तब मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो 14 का 100 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जब हमने ऑप्शन उठाया तो फिर फिनिश करके ही छोड़ेंगे ना, तो ऐसे फिनिश होगा जब ज्यादा ऑप्शन कटने लगेगा तब। नहीं तो बड़ा सिंपल सवाल है कि दिया हुआ है बी, सी, डी, ई किस रेशियो में थे? 2, 3, 4, 5, और वृद्धि तो सब में कह रहा है करो, लेकिन वृद्धि के बाद अमाउंट किसका दिया है?
तो क्यों ना हम केवल डी का ही देखें। कौ परसेंट वृद्धि हुआ है? 40%। तो बताइए, अगर किसी संख्या में 40% वृद्धि करेंगे तो क्या वो 4 का 140% हो जाएगा? और ये मान दिया हुआ है 560। 14 चौके 56। क्या यहां से 10% का मान 10 आएगा तो 1% या 1 यूनिट का मान 100 हो जाएगा? हो, ये बात समझ में आ रहा है कैसे 100? देखिए 4 गुणे 140 बटा 100 लिखिएगा कि नहीं परसेंट की वजह से, और बराबर 560। काटिए, आप कहेंगे 14 चौके 56, 560 खत्म हो गया। तो ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे 100। क्या 1 का मान ये 100 इधर जाके गुणा होगा तो 100 रुपया ना बन जाएगा? 1 यूनिट का मान 100। क्या इसका टोटल पहले मिला के 14 यूनिट है सब? इस 14 यूनिट का मान 14 गुणे 100 क्या 1400 रुपया हो जाएगा? ऐसे करना है। ये सब वृद्धि हम देख के भी क्या करेंगे, उसका हमें जरूरत ही नहीं है, समय वहां भी बचाना है आपको। 2 टुकड़े में विभाजित किया जाता है जिनका वजन 5:7 के अनुपात में है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि क रुपया का हो गया। हीरवा वाला सोनवा वाला जो सवाल नहीं होता था 3 टुकड़ा में काट देना, ये 2 टुकड़ा में काटा है, पत्थर है और कौन चीज। ये बताओ कि ये जो 2 टुकड़ा में विभाजित हुआ, क्या ये 5:7 में विभाजित किया? तो टुकड़ा होने से पहले ये पूरा पत्थर 12 यूनिट का था क्या? तभी ना इसको 5-7 में तोड़ देंगे 2 टुकड़ा में। अगर इसका वजन 12 होगा तो क्या इसका कीमत 144 होगा? लास्ट लाइन बोला है ना कि इसका कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। कीमत कैसा है? वजन के वर्ग। वजन अगर 12 यूनिट है तो इसका वर्ग स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा। तो वो है उसका कीमत। अच्छा, यहां दोनों टुकड़ा का कीमत अलग अलग ना होगा? जैसे 5 वाला का कीमत 25 होगा, 5 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो क्या दोनों टुकड़ा मिलाएंगे तो फाइनली इसका कीमत जो बनेगा 74 बन जाएगा। यानी टूटने से पहले पत्थर का दाम और टूटने के बाद पत्थर का दाम, हानि हो रहा है कि नहीं? टूटने से पहले दाम और टूट गया था दाम, घाटा हो रहा है कि नहीं? कितने यूनिट का? यानी मुझे 70 यूनिट का मान निकालना है क्या? घाटे ना बताना है क रुपया का हुआ। किसका मान दिया हुआ है? सर पहले वाला दिया हुआ है। कितना? 2,30,400। यानी 144 यूनिट का मान अगर 2,30,400, ज्यादा लिख दिए का, 20 लाख लिख दिए, 2 लाख। तो यहां से पहले 1 यूनिट निकाल ले हम, अगर भाग दें 144 से तो 1600 जाएगा। और घाटा हुआ है हमको कई यूनिट का? 70। तो 70 यूनिट का मान 70 गुणे 1600, 16 सते 112। पहाड़ा बड़ी जरूरी है। 1,12,000 घाटा हो गया। ये ऑप्शन 1,12,000 घाटा। वो क्या किए हैं याद रहेगा कि भूल जाइएगा? सर हमारे प्रश्न में लिखा है वजन का वर्ग ही है कीमत। तो 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49। ये दोनों टुकड़ा मिलाएंगे तब ना पूरा पत्थर होगा 74। करे हीरे का मूल्य भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जैसा यहां बोला था वैसा यहां भी हो गया। 14 ग्राम है ऐसे हमको मतलब नहीं है, दाम 2560 है उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, हीरा टूटा है 5/9 में, हीरा टूटा है 5/9 में। तो बोल रहा है कि टूटने के कारण हानि प्रतिशत बताओ। ये बताओ टूटने से पहले कितना वजन था? 9, 5, 14। अगर वजन 14, इसका मूल्य 196,
कैसे? हाँ, वजन इधर वाला मैं कॉलम में वजन लिख रहा हूं और इधर मैं लिख रहा हूं क्या, इसका कीमत। तो बोला है ना कि जो वजन का स्क्वायर होगा वही क्या होगा, कीमत। तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है। हाई वाला टुकड़ा जो है इसका कीमत 25 होगा और इसका कीमत, और दोनों टुकड़ा मिला दे तो पूरे हीरे का कीमत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। ये बताओ टूटने से पहले कीमत क्या था, टूटने के बाद कीमत क्या है? घाटा है कि नहीं? कितने का, कितने पे? प्रतिशत के लिए इंटू 100 करते हैं। ध्यान से सीखना बाबू। 196 का 10% 19.6, तो क्या 50% इसका हाफ हो जाएगा? 196 का आधा, 196 का आधा 98। यानी सर ये 98 रहता तो मजा आ जाता, 50% आंसर हो जाता। तो ये 98 नहीं है, 8 कम है। बताओ इस नंबर का 5% से भी कम है। तो आप कहोगे 50% नहीं होगा, 45 से भी कम होगा मेरा आंसर। अच्छा 5 से कम है तो 45 से बेसी होगा। कौन ऑप्शन है देखो एक बार, ऑप्शन देख लो, अंदाजा लग जाए। काहे काटपीट करेंगे सर? ऑप्शन नंबर दिया है एगो 53, 55, 49, कुल नहीं कट गया? अरे ये 50% से भी कम है। सुनो मेरी बात, क्या यहाँ 98 होता तो एग्जैक्ट 50% होता? अगर ये 98 न हो के इससे कम है तो ये 50% से कम है। अब 50% से कम कौन ऑप्शन है सर जी? 53 गलत, 55 गलत, 49.7 तो एकदम 50 के पास है। ज्यादा ना कम है, 8 कम है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 46% के आसपास जा रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका लगा सकते हो आप कैलकुलेशन। यहां काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑप्शन छट जा रहा है, आराम से छट जा रहा है। क्लियर हुआ? जब काटना होगा तो काट लेंगे आराम से, काटने तो आता ही है। कुछ आए चाहे नहीं आए, काटने ही तो आता है सर, और क्या आता है? काटिएगा खूब आराम से, घर पे आ जाएगा, नहीं जरूरत। ये प्रोसेस ना थकाता है थोड़ा सा। आपको सर्टेन टाइम के अंदर 20-25 को सवाल बनाना होता है, और आप ऐसे ही यहाँ एनर्जी बर्बाद करेंगे तो अगले सवाल के लिए फ्रेश महसूस नहीं करेंगे आप। इसलिए आपको बचना है, थोड़ा कम एनर्जी में ज्यादा सवाल निकालना है। आगे बोलो, किस मान का बात कर रहा है? कीमत का ही करेगा, और कौन सी मान होगा? कीमत ही ना, पत्थर का। पत्थर का मान के जगह आप कीमत ही समझिए, जैसे इस सवाल में था। और रुपया में 1,20,000 रुपए में मूल्य के एक पत्थर को 2:3 में तोड़ दिया गया। इस बार किस अनुपात में तोड़े हैं? 2:3 में। तो कौन सी छोटे पत्थर का कुल मूल्य कितना है? ये दोनों में छोटा पत्थर कौन होगा? हाई वाला होगा, जिसका वजन कम है। ठीक है। मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती था, मतलब इसका मूल्य जो था वो भार के ही वर्ग था। तो टूटने से पहले इसका भार क्या था? भार अगर 5 था तो कीमत 25 रहा होगा। टूटने के बाद इसका कीमत 4, इसका कीमत, तो टूटने के बाद पूरे पत्थर का 13। तो ये बताओ 1,00,000 जो 20,000 दिया है वो कहाँ का मान दिया है? पढ़ के ही पता चलेगा। देखो ध्यान से, कह रहा है कि रुपए में 1,20,000 रुपए के एक पत्थर को तोड़ दिया गया, यानी कि शुरुआती मूल्य न है 25 यूनिट का मान दिया हुआ है 1,20,000। एक यूनिट का बताओ, 12 चौके 4800 हो जाएगा एक यूनिट का मान। छोटका का दाम बताओ, छोटका का दाम 2 है कि 4 है? हाँ, मूल्य ये नहीं है, ये तो वजन है। वजन का स्क्वायर करने पे न मूल्य बना है। तो बताना, 1 यूनिट का मान 48, तो 4 यूनिट का मान
4 गुणे 48, 48 दूनी 96 दूनी 192। हाँ दोनों का। दो छोटे पत्थरों का कुल मूल्य, तो जोड़ दो भाई, 13 का मान ना। दो छोटे टुकड़ों का कुल मूल्य 13 है ना, तो एक का मान 48, तो 13 का मान 13 गुणे 48। हाँ 13 अट्ठे 104, 13 चौके 52, 10 62,400 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पूछेगा वो निकाल दीजिए। सफल और असफल का अनुपात 5:2 है, मतलब 5 यूनिट लोग सफल हुए हैं तो 2 यूनिट असफल हो गए हैं। तो क्या उस परीक्षा में एपियर 7 यूनिट हुए थे? ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर अब्सेंट ना दिया जाए कि कितना लोग अब्सेंट हैं नहीं है, तब तो यही ना मानेंगे कि सफल असफल को मिला दो, परीक्षा में कुल कितने लोग होंगे आप। यदि असफल विद्यार्थी की संख्या 14 अधिक होती तो सफल और असफल 9-5 होता। सफल कितना होता? 9, और असफल बढ़ा कौन? असफल, है ना। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे? क्या यही 7 यूनिट हुए थे हो, या यही 14 यूनिट हुए थे? यही ना है। सब कट रहा है क्या? 7 से 2 को कट जा रहा है, तब निकाल लेते हैं। एक को कटता तो आंसर ही ना मार देते सीधे। कौन कट रहा तनी देखियो ले। एगो 196 और एगो, यानी दोनों इवन नंबर कट जा रहा है, तब तो दोनों के लिए हो जाएगा। आ जाओ, कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा सीखने को है यहाँ पे। आप कहोगे सर सफल और असफल का पहले रेशियो था 5 और 2, कह रहे 14 गो अधिक असफल हो जाए, यानी पहले जितना सफल हुआ करता था उसमें से 14 गो और फेल हो जाए। तो क्या सफलता में 14 की कमी आनी चाहिए और असफलता में 14 का वृद्धि होना चाहिए क्या? बोलिएगा भाई। विद्यार्थी तो आप इतने ही हैं, ये सफल वाले हैं, ये असफल वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है। रियल नहीं, इस सवाल में समझा रहा हूं मैं। मान लो इतने लोग सफल हुए और इतने लोग असफल हुए, तब रेशियो देखा गया इनका कि 5:2 था। अब कह रहे 14 लोग अधिक असफल हो जाए, क्या वो बाहर से आएंगे कि इसी में से असफल होंगे? तो इसका मतलब ये लोग 14 घटेंगे और ये लोग 14 बढ़ेंगे, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। वो चेंज होके बताया 9:5 है। तो बताइए शुरुआत में या टोटल विद्यार्थी क्लास में कितने थे? यही प्रश्न है ना। बहुत अच्छा। ये कितना ये तो बढ़ रहा है जी, जबकि इसको क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये तो मालूम बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये रेशियो इसका मतलब सही नहीं दिया गया है, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसको मल्टीपल फॉर्म में करना पड़ेगा मुझे। तो बताइए एक कॉमन बात, क्या जितने विद्यार्थी यहां थे उतने ही विद्यार्थी यहां भी होने चाहिए क्या? में से 2-4 गो में डाल दे और फिर से कुल को गिने तो बढ़ जाएगा क्या? अभी भी उतने ना होगा। यहाँ टोटल कितना? यहाँ टोटल गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। क्या इसको दुगना कर दूं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये बताओ 14 था 5 दूनी के 10 सफल था, अब क गो 1 यूनिट घटा, इसी ने 1 यूनिट का मान 14 है। कुल का यूनिट चाहे यहाँ 14 यूनिट में है, तो टोटल 14 यूनिट का मान 14 गुणे 14 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 196। आ गया समझ में? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या
अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, यहाँ पास सफल असफल दिया था, यहाँ उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दे रहा है, इसका भी मतलब सफल और असफल हो जाएगा। उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो पास कितना 25, फेल कितना 4, ऐसे पहले रेशियो था। यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ, 1 स्टूडेंट की बात हो रही है ना, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी, यानी कहने का मतलब यहां जितना टोटल था एक वो और नया आ गया छात्र, हाँ वो आ गया, और फेल वाला जो है पहले से जितना फेल थे अब 3 गो कम फेल होंगे। आगे देखिए क्या है, उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण से 22-23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22। इस रेशियो से इस रेशियो पे आने में 2 चेंज हुआ है। पहला चेंज ये हुआ है कि अगर क्लास में टोटल इतने थे तो इसमें एक वो एक्स्ट्रा आके बैठा है, और दूसरा चेंज ये हुआ है कि पहले फेल इतना होते थे तो अब 3 गो कम फेल होंगे, जिसकी वजह से इतना फेल होंगे। ये चेंज दिख रहा है आपको। क्या प्रश्न है आपका? प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना होगा। यानी आरंभ में जो पास हो रहे थे और जो फेल हो रहे थे उसका अंतर कितना होगा। क्या उसका अंतर 21 यूनिट दिख रहा है? यानी मेरा आंसर 21 का ही मल्टीपल होगा। कब वो कट रहा है 21 से? ऑप्शन भी देखेंगे हम लोग। क्या 132 21 से कटता है? क्या 126 21 से कटता है? हाँ 6 गुना है। 174 150 बी ऑप्शन नंबर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 गो ऑप्शन छट गया, नहीं छटा होता तो कैसे करते, ये सीखिए, इसको सीखिएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर ऑप्शन में चारों कटने वाला होता, यही ना अंतर है जे 21 यूनिट, तो मेरा आंसर जो होगा वो 21 यूनिट का मान निकालना है, तो जो मेरा आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा कि नहीं? और 21 का मल्टीपल केवल और केवल कौन ऑप्शन है? किसी का मल्टीपल वो नंबर होता है जो कट जाता है। तो क्या 21 का मल्टीपल बी ऑप्शन जो 126 दिया गया है वही ने कैसे कटेगा? तो ऐसे लगा दोगे आप, ठीक। परंतु अगर इसको सॉल्व करना है तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप बाय ऑप्शन चलना इस सवाल में। जितना देर में सोचोगे कि क्वेश्चन सेट करें बनाए, ऑप्शन चलो बाय ऑप्शन। ये बताओ पहला ऑप्शन क्या कहता है, कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले अगर 132 लोगे तो आप कहोगे सर 21 यूनिट का मान 132 लेंगे, और 21 से जब भाग देने जाएंगे तो 1 यूनिट का मान ही नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर 132 21 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा मतलब दशमलव में आएगा, तो बताओ 1 यूनिट का मान जब दशमलव में आएगा तो हाई ऑड इवन, जो ऑड है इवन है, इसका मान दशमलव में अगर हो गया तो अजीब ना हो जाएगा। दशमलव में कोई लड़का पास होगा? लड़का इंटीजर में न रहेगा, फेल इंटीजर में, पास इंटीजर में होंगे। ऐसा कभी सुना है क्या कि 13.5 को फेल हो गया? नहीं, 13 को फेल हुआ या 14 को फेल हुआ होगा। इसलिए देखो कितना फर्जी ऑप्शन है। परंतु मान लो प्रश्न तो ये उठ रही है कि सर अगर सब ऑप्शन कटता है कैसे, तब कैसे करते? तो जैसे अभी आपका ऑप्शन बी केवल उठ रहा था ना कटने वाला, इसमें क्या दिया हुआ था 126, तो इसको कैसे करते ध्यान से देखना। क्या ये 126 21 यूनिट का मान होता? अगर हम यहाँ पे 126 रख के 1 यूनिट का मान निकालते, यहाँ से 21 यूनिट का मान 126 लिख के 1 यूनिट का मान निकालते, तो ये इंटीजर में 6 आता। और अगर इंटीजर में 6 आता तो पहले पास वाला 25 यूनिट था, तो 25 6 के 150 होता, 150 पास होता। अब 6 चौके 24 को फेल होता। क्लियर? कुल कितने हो गए? 100। कुल कितने हो गए साहब? 174। यानी पहले 174 विद्यार्थी अपियर हुए, क्या बाद में एगो आके 175 हो गए? एगो बाद में आया था ना विद्यार्थी, तो अब क्लास में टोटल 175 हो गए। और ये 175 जो हुआ वो पहले से 3 गो कम फेल होना है।
तो पहले कौन को फेल हुआ था? तो क्या अब केवल 21 को फेल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अगर ये 21 को फेल होगा तो 3 यूनिट का मान 21 ना बोलिएगा, 1 यूनिट का मान तो 22 का मान 154। तो बताओ ये दोनों जोड़ने पे क्या आएगा? क्या हमारे पास 175 विद्यार्थी हैं अभी? ये कब आ गया? जब हमने 126 लिया तब आया। इसके जगह कुछ और लेके देखना, नहीं आएगा। तो मान लो सपोज एगो ऑप्शन में 84 दिया है, थोड़ी देर के लिए प्रूफ करा देते हैं हम। क्या ये 84 व्यक्ति से कट रहा था? अरुण कुमार, यहां देखिए ध्यान से, ऑप्शन में अगर 84 होता हम इसको कैसे रिजेक्ट करते? आप कहते चेक करते हम इसको, क्या ये 84 21 यूनिट का मान कहलाता? अगर 21 यूनिट का मान 84 होता तो यहां से 1 यूनिट का मान 4 आता ना, 21 होकर 84 होता है। अगर 1 का मान 4 आता, ध्यान से देखना, क्या ये 25 का मान 100 होता? ये 4 का मान 16 होता, तो 100 और 16 116 कहलाते। और ये 3 को कम करना है, 16 में 3 कम हुआ 13 आ जाता। बताओ 3 का मान कभी 13 हो पाएगा? अगर हो गया तो 1 का मान तो 13/3 हो जाएगा। 13/3 लड़का होता है, इसीलिए रिजेक्ट हो जाता ऑप्शन। नहीं समझे? चारों कटने वाला होता तब भी रिजेक्ट हो जाता कि नहीं हो जाता? यस। तो भाई ऑप्शन करिएगा जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तब, और नहीं तो कितना अच्छा परिस्थिति है, एक को कटने वाला है। लाभ उठाइए, हर सवाल में ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और ये सब कहाँ है? एग्जाम के है ना भाई, है ना? देख रहे हो कहाँ का है? मेंस का एग्जाम का है। और क्या तुमको लग रहा है ऑप्शन वहां जानबूझ के ऐसा सेट किया है? नहीं, यही बात एग्जाम में भी आया हुआ है। हूबहू क्वेश्चन भी, हूबहू ऑप्शन। तो उठाना है, लाभ उठाना है। 4 उम्मीदवार मैदान में थे, 4 लोग लड़ रहे थे, इसलिए मैदान लिख दिया है। जिनमें से तीन को 3 राष्ट्रीय दल द्वारा नामांकित किया गया था और उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। 3 को न दिया रेशियो, किस अनुपात में मिला था? 2:3:4 में। कुल वोट 18930 था और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिला था। तो बताओ ये बात, चारों के कुल में से चौथा हटाओगे तो 3 का कुल नहीं होगा? या तीनों का कुल कई यूनिट है? क्या इस 9 यूनिट का मान 189 3 को 0 माइनस 21,000 18,000 ना, ये होगा कि नहीं? हाई 4 गो का मिला के है, हाई चौथा का है, तो 4 गो के मिलाकर वाला में से चौथा हटाएंगे तो 3 गो का टोटल होगा। और 3 गो का टोटल यूनिट में कई यूनिट? 2 3 5 4 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान कितना आया? 1,71,000। 9 का तो मल्टीपल है ये, 1 यूनिट का मान 19,000। किसका वोट चाहिए आप? तीनों का। 19 दूनी 19 तिया 19 चौके नहीं हो जाएगा इससे। 2 3 4 में कौन को ऑप्शन था? कुल था नहीं, कुल है ऑप्शन है 2 3 4 में। हाँ, ऐसे किए हैं कि 4 लोग हैं ना बेंच पे, ठीक है, आनंद भी आना चाहिए। 4 लोग हैं ना आप लोग, चारों लोगों के पास मिला के कितना रुपया? 1,89,000 मान लीजिए। चारों लोग के पास मिला के कितना है? और चौथी जो है ना वो, उसके पास 18,000 है। कितना है? तो आप तीनों के पास कितना है मिला के? घटा देंगे तभी ना पता चलेगा कि सर हम चारों के टोटल में से चौथा का हटा दीजिए, तो आप तीनों का टोटल हो जाएगा। तो तीनों का टोटल कितना आया? 1,71,000। यहाँ रेशियो में तीनों का टोटल कितना है?
9 यूनिट है, रेशियो को यूनिट में पढ़ेंगे हम, तो क्या हम बोलेंगे इस 9 यूनिट का मान 1,71,000 है? तो 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा सर? 9 से भाग दे के निकलेगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क बार में जाएगा? 19 नमा 171 होता है, 19 बार में चल ना जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 19,000। ये बताओ तुमको 1 यूनिट का निकालना है कि इन सब का निकालना है? तो 1 का मान 19, तो 2 का मान, 3 का मान, 4 का मान, इतना था रुपया में। 38,000 या वोट की संख्या थी ना ये, 38,000। क्लियर हो गया? ऐसे ही पूछ लेना है। एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग की पोशाक पहने लोग थे। एक पार्टी हुआ, वहां पे 2 ही कलर के लोग पहने हुए कपड़ा। कौन कौन? नीला और लाल। नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:7 है। अब बड़ा अच्छा चीज है, सब बांट बांट के दे रहे हैं। नीले रंग में कौन है? पुरुष, मैन इन ब्लू, मैन इन ब्लू। महिला कौन रंग में है? लाल, वुमेन इन रेड। इसका रेशियो दिया है सर 3:7। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि औरत भी जो है ना, महिलाएं जो हैं वो दोनों कलर का पोशाक में है। तो यहाँ तो रेड वाला कलर का इंफॉर्मेशन है और आदमी भी दोनों कलर के पोशाक में है, लेकिन यहाँ पे ब्लू वाला का इंफॉर्मेशन है। ऐसे लिखना होगा। लाल रंग में पुरुष की संख्या, नीला रंग में महिला की संख्या। पुरुष किसमें? रेड कलर वाला, और महिला किसमें? ब्लू कलर वाले का अनुपात है 2:1, 1:2। लाल में पुरुष और नीला में महिला चाहिए। नीले रंगों में लोगों की संख्या, लाल रंगों में लोगों की संख्या 35-76 है। कहने का मतलब मैन वुमेन मिला के नीला में और मैन वुमेन मिला के लाल में, ये नहीं दिया है वो अनुपात है 35-76। तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात बताइए, यानी मैन और विमेन का रेशियो बताना है। क्या ये मैन केवल कोई स्पेशल केस का है? नहीं, ये दोनों मिला के न रहा होगा, रेड ब्लू रेड। बोला आदमी कितना है? तो आदमी तो दोनों ना कहेगा, जो नीलक्का पहना है ललका पहना है। ये आदमी है रेड ब्लू और ये वुमेन है रेड ब्लू। ये निकालना है। सवाल समझ में आया कि नहीं? सॉल्यूशन तो अभी होगा। प्रश्न बुझाया कि नहीं? क्या दिया है? इस सवाल को थोड़ा फील कर लीजिए। ऐसे ही पार्टी हो रहा है और मैं ब्लू और लाल कलर वाला सब कपड़ा पहन के आया है। पुरुष भी लाल ब्लू पहना है और महिला भी लाल ब्लू, और कुल छाट छाट के अनुपात ही दे दिया है। पहले आदमी ब्लू वाला लिया और औरत लाल वाला, अनुपात बताया 3:7। आदमी लाल वाला और महिला ब्लू वाला, अनुपात इतना। आदमी और महिला दोनों ब्लू वाला एक साइड कर दिया, जितना लोग ब्लू पहने एक साइड आओ, तो पुरुष और महिला दोनों आ गया एक साइड। ये भी लाल वाला, इसको बताया 35-76। अब पूछ क्या दिया कि बताओ कुल कौगो आदमी और कौगो महिला है, यही ना पूछ दिया एक तरह से। टोटल मैन टोटल विमेन, 2 ही प्रकार के आदमी थे, या तो लाल पहनने वाले या ब्लू वाले। तो आपसे पूछ रहा है कुल पुरुष और कुल महिला का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या होगा उत्तर श्रीवास्तव जी? क्या होगा उत्तर? कल आ रहे हो कि नहीं? कल 7 बजे टेस्ट है, आओगे ना? भाग नहीं ना जाओगे? अवश्य आना। या तो पुरस्कार मिलेगा या तो प्रसाद मिलेगा, और दोनों नहीं मिलेगा तो दर्शन जरूर होगा कि किसको पुरस्कार मिला किसको प्रसाद मिला।
चलो बात नहीं करो, यहां दिमाग लगाओ। ये बताइए, ये मैन और वुमेन ब्लू वाले हैं और कितना होना चाहिए? 35। ब्लू वाला मैन और ब्लू वाली वुमेन 1 यूनिट, यही दोनों ना मिला के 35 दिखना चाहिए। तो रेशियो में अधिकार है ना गुणा करने का, तो कौन सी का गुणा करी कि जोड़ जाड़ के 35 और हई जोड़ जाड़ के 76 हो जाए। दिमाग लगा लो इतना। आप कहोगे 3 का मल्टीपल में 1 का मल्टीपल जोड़ने पे 35 आना चाहिए, और 7 का मल्टीपल में 2 का मल्टीपल जोड़ने पे 76 आ जाना चाहिए। यही टारगेट है। 7 दूनी के 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, दोनों में मिलाओ। या अगर नहीं सोच पा रहे हो तो एक तरीका समझो, क्या ये मल्टीप्लायर कोई ना कोई x लिया होगा? जो ये दुगुना तिगुना सोच रहा हूं, क्या ये कोई y लिया होगा? बोलो तो बताओ। 3x + 1y इज इक्वल टू 35 यूनिट एंड 7x + 2y, क्या यही रेशियो है 35-76? तो जो हम ढूंढ रहे थे ना, दुगुना करी कि तिगुना करी, वो यहां डायरेक्ट दिख जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करके x y निकालना है। ये नहीं ना कटेगा। 19 चौके 76, 5 सते 35, 35 गुणे 7, 35 गुणे 7, 35 गुणे 7, क्या ये 7 पचे 35 है? 7 सते 49, 49 का 5 गुना, 50 का 5 गुना, ओमे 5 कम 245, तो 35 गुणे 7 245। अच्छा, अब 35 गुणे 2 बराबर 76 का तिगुना 228, और 76 का 1 गुना, तो x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे तब ना रेशियो निकलेगा। तो बताइएगा 228 अगर 245 में घट जाए तो कब को बचेगा? 17। और 76 में 70 घट जाए तो क्या x और y का जो रेशियो आया 6:17। तो यहां जो हम x माने थे इसके जगह क्या रखेंगे? 6 रख देंगे, और y जो माने थे अब मिलाएंगे। 6 तिया 17 एक कम 18 17 मिल रहा है कि नहीं? तो मिलेगा तभी नहीं आया है। आइए रखते हैं, क्या चाहिए? मैन रेड ब्लू मिला के, तो ब्लू वाला मैन गुणा करके ना 6 तिया, क्योंकि ये रेशियो बैलेंस हो गया 18 42, और ये रेशियो हो गया 14 34 17। ये रेशियो खत्म ना, यहां देखना होगा बाप। ब्लू मैन 18, रेड मैन, तो कुल मैन 18 + 34, ये हो गया 18 + 34। वीमेन देखो, रेड वीमेन 42, ब्लू वीमेन, तो टोटल वीमेन 42 + 17। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? और इसको जोड़ेंगे तो क्या ये प्राइम नंबर है? तो आंसर हो गया। 59 नहीं ना कटता है किसी से, तो आंसर ही हो गया सीधा। समझ में आया क्या? क्या बात है, तुमको भी आया, हमको नहीं लगा। आ गया? ठीक है। तो प्रश्न है 1/में 0.225 अनुपात 1/में 0.256 का सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूलानुपात। देखो, किसी का अनुपात निकालना है या इनवर्स निकालना है, कोनो अनुपात निकालना है, पहले उसको तो अच्छा से इंटीजर में बनाओ। पहला काम तो यही करो। कोई पूछेगा इसका अनुपात बताइए, तो यही नहीं ना कह देंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, और अनुपात तो इंटीजर में होता है।
तो पहले आप इसका अनुपात बताइए, बाद में वर्गमूला घनमूला आप जोन भी बताना बाद में, पहले इसका अनुपात बताइए। आप कहोगे अनुपात में क्या होता है कि कॉमन टर्म कट जाता है, तो 3 अंक पहले दशमलव, 3 अंक पहले दशमलव, दशमलव का कोई रोल नहीं, और 1 वाला ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको अनुपात बना देते हैं। तो क्या इस जो दिया हुआ प्रश्न है इसका अनुपात 256 अनुपात 225 होगा? ये तो अभी अनुपात हुआ। अब इस अनुपात का क्या बताना है? वर्गमूला अनुपात। क्या हमें इसका वर्गमूल करना होगा? तो 256 का वर्गमूल और 225 का, तो आंसर 16-15 की 15-16? 16-15 वाले सही थे। नहीं 15-16 हो, कैसे हो जी 15-16? 15-16 तब होता जब ये 1/, में नहीं दिया रहता, तब ना आप कहते 225 और 256 रहता 15-16। 1/, में दिया है तो कोनो महत्व नहीं है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, 77। चलो ठीक है, बोला है 77। क्या है आंसर 77 का आप लोग का? ले आया। हैं? मजा ले रहा है? क्या बोल रहे हो? तो मजा लेने में क्या दिक्कत है, लो यार। आजकल देखते हो पैसा दे के भी मजा नहीं मिलता है, और तुमको मुफ्ते में मिल रहा है, लो। एक कौन सी बताना है? डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात बताना है। वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? डुप्लीकेट तो स्क्वायर करके निकलता था ना, तो सबसे पहले आप इसका रेशियो बनाइए। आप कहोगे रेशियो में सर दशमलव नहीं होना चाहिए, तो ये 3 गो है, ये 2 गो है, तो क्या 1 गो यहाँ बढ़ जाएगा? तो ये 40 और 5 कहलाएगा इंटीजर फॉर्म में। तबे ना तीनों में 1000 से भाग देंगे तो हाई और हाई दोनों आ जाएगा, क्योंकि रेशियो में समान संख्या का भाग और गुणा होगा। ठीक है इतना? ये तो हुआ अनुपात। अब बताना है वर्गा अनुपात, तो वर्ग करना पड़ेगा। 40 का वर्ग और 5 का वर्ग। क्या ये 1/8 भी था? ये तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा ना, हो 8 अब वर्गा अनुपात 8 का स्क्वायर 1 का, 64 1। ये उत्तर होगा आपका। नहीं काटते तो बाद में काटना पड़ जाता, तो पहले ही काट लीजिए, दो बेरी ना हो जाता दोनों में। होइए गया सब? नहीं बताओ तो 81 नंबर। हाँ 81, 81 बताइए। चलिए, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है। कौन नंबर है? 81 नंबर ए। चलिए, ए वाला ज्यादा लोग हैं। तुम्हारा क्या है कबीर? ए ही है। इधर आप लोग का ए की सी? सी ए। हाँ अच्छा, तू कौ साल तक लड़का रह? मन के बता दो, मन तब तक दूध भात रखल जे। अब हो गई ला, समझदार बना जा। और हम सबसे पहली शिक्षा यही दिए हैं
कि ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा जिसकी वजह से दूसरे को दिक्कत महसूस हो। ट्रिप्लिकेट रेशियो किसका? 1/0.49 अनुपात 1/0.343। इसका हमको चाहिए ट्रिप्लिकेट, मतलब पावर 3 करना होगा। सब ट्रिप्लिकेट थोड़े पूछा है, ट्रिप्लिकेट पूछा है आपसे। आइए पहले कोनो रेशियो का कुछ बताना होगा, पहले इस रेशियो को सही करिए। ये रेशियो सही होगा, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो यहां आएगा 0.343 और यहां आएगा 0.49, ऐसे ना। अभी भी रेशियो सही नहीं है क्योंकि अभी डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल को अगर हटा देंगे तो आप कहोगे यहाँ 3 अंक पहले है, यहाँ 2 अंक पहले है, तो क्या यहाँ एगो बढ़ जाएगा? तो 343 रेशियो 490, इस रेशियो का ये ना इंटीजर फॉर्म होगा। सही है यहाँ तक? सर अभी भी ये रेशियो इसलिए नहीं सही है कि इंटीजर में है लेकिन शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है। रेशियो का नियम है, ना वो भिन्न में होना चाहिए, ना वो दशमलव में होना चाहिए, ना वो मल्टीपल फॉर्म में होना चाहिए, है ना। वो इंटीजर एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो कट सकता है क्या? 49 से 7 बार में, 49 से 10 बार में। क्या ये अब आपका हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म? अब बताओ इसका क्या निकालना था? ट्रिपलेट। तो खाली क्यूब ना करना है, तो ये निकालना था। तो 7 का क्यूब 343 और 10 का 1000। आंसर ये है आपका। कोने में था तो सी वाले सही है। ए में कहा था कि जो ये कर रहा था। मतलब तुम क्यूब नहीं करोगे, खाली यही आंसर कर दोगे। क्यूब वाला ने करके पूछा है। ट्रिप्लिकेट मतलब जो भी अनुपात रहेगा उसका क्यूब करना होगा, और सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब रूट करना होगा। तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए तिरछा गुणा कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये यहां आ जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा। अभी फ्रैक्शन खत्म हुआ, दशमलव बचा है ना, तो दशमलव तो सेम डिजिट पे है, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये 512 होगा और ये 343। अभी तो मल्टीपल फॉर्म बचा है कि इंटीजर हो गया? क्या पूछा इसका? मतलब क्यूब रूट। इसका घनमूल पूछा है, सब ट्रिप्लिकेट पूछा है। तो इसको इसका घना मूल है, सब ट्रिप्लिकेट अच्छा है, सब ट्रिप्लिकेट। तो सब ट्रिप्लिकेट निकालने के लिए घनमूल कर दिया जाता है इसका। तो 512 का घनमूल और 343 का घनमूल, तो आंसर होगा 8:। सेकंड ऑप्शन में था ना ये, ठीक। 85 कहो, 85 बताना है। यदि P R से सीधे भिन्न लिख दिया है, वेरी कर रहा है, कहने का अंग्रेजी में पढ़िएगा तो ज्यादा स्पष्ट है। If P varies directly to R, इसका मतलब हो गया, आप जो पढ़े हैं वो ये है कि P R के समानुपाती है। सीधे वेरी करना मतलब समानुपाती, और उल्टा पुल्टा व्युत्क्रम अनुपाती हो जाता है वो। तो क्या ही कह रहा है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, सीधे समानुपाती। और उल्टा कहता था 1/R कर देते उसको। बहुत अच्छा। एंड Q वेरीज इनवर्सली टू R, जो Q है वो R के इनवर्सली है, मतलब R का इनवर्स तो 1/R होता है, ऐसे लिखना। Which of the following is not correct? इनमें से कौन सत्य नहीं है? इंडिया में के जन का SQR डॉलर वॉलर आ गया है, वो डॉलर हटा दीजिएगा, वो गलती से टाइप हो गया है।
क्यू के पहले डॉलर ना आ गया है इन दिन, वो डॉलर हटा दीजिएगा, और एस आर के बाद भी डॉलर आ गया, वो हटा दीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन मैच करेगा ऊपर इंग्लिश हिंदी से। ये बताओ, यही दोनों ने मिला के बताना है। आ जाओ पहले इसको देखते हैं क्या है ये, फिर ऑप्शन पे आएंगे। क्या अगर P R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो R भी P के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो R है वो Q के इनवर्सली है, तो क्या R P के डायरेक्टली है और Q के इनवर्सली है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों को मिला के लिखना चाहें, ये दोनों में कॉमन बात R है ना, तो R P के क्या है डायरेक्टली, और R Q के क्या है उल्टा। तो क्या अगर हमने Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्या इसी बात को R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q भी लिख सकते हैं, और इस बात को हम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। ऐसे मिला के लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। क्या दिया है वो ऑप्शन? कह रहे P एंड Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या P और Q का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा? कैसे? कह रहे P और Q का प्रोडक्ट जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। इसमें कांस्टेंट कैसे पता कि P और Q का प्रोडक्ट होगा? अच्छा, अब हम ऑप्शन पूरा देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R एंड Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। ये तो पूरा पूरी सत्य है, तो ऑप्शन ए नहीं समझ में आया, ऑप्शन बी सत्य है। ये समझ में आया ना, सत्य है। ऑप्शन सी P बाई Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू R स्क्वायर। आप कहोगे ये भी हमने पढ़ा है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाइएगा तो R इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट K लगा करके P बाई Q ऐसे लिखा जाता है, वेयर K इज कांस्टेंट, ऐसा लिखा जाता है। तो ये सी ऑप्शन देखो तो P बटा Q बराबर कांस्टेंट इंटू R स्क्वायर लिखा है। क्या मैं R का स्क्वायर करूंगा, इधर भी ना स्क्वायर लिखना चाहिए? गड़बड़ है ये। अच्छा, और हाँ वहाँ पे R वो P ऊपर वाला P है ना, हाँ अभी नीचे P है ना, तो R स्क्वायर करेंगे तो P बाई Q नहीं आएगा। R स्क्वायर कैसे करिएगा? अच्छा, गुणा करने को बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए ये बताओ, R में R के उल्टा का गुणा होगा तो एक बचेगा कि R स्क्वायर बचेगा? एक बचेगा। और एक तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को गुणा करते है ना, तो एक रिजल्ट बनता P इंटू Q, और ये प्रोपोर्शनल होता तो R इंटू 1/R होता कि नहीं भाई? तो ये कट के क्या आता? एक। तो हम ये कह सकते हैं कि P और Q का अगर प्रोडक्ट एक है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है। तो क्या पहला ऐसा ही कुछ बोला था? सर पहला तो यही बोला था कि P इंटू Q कांस्टेंट है, और एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दो तरह का वैल्यू होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो वेरिएबल ये सब P Q R होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो क्या ए भी सत्य है? अच्छा, आइए सी और डी बचे हैं। डी कह रहा है कि P प्लस Q प्रोपोर्शनल होगा 1/R के। अगर P प्लस Q की बात है तो जोड़ना ना होगा, तो जब इसको जोड़िएगा तो R प्लस 1/R हो जाएगा, और R प्लस 1/R कोई खाली लिखा है 1/R, गलत ना लिखा है, R प्लस 1/R होना चाहिए था। सिंपल सी बात है, जब गुणा किए तो P गुणे Q बना, और जब जोड़ेंगे तो क्या ये P प्लस Q बनेगा? इधरियो जोड़ेंगे तो R प्लस 1/R होगा। तो P प्लस Q प्रोपोर्शनल है R प्लस 1/R के, ना कि केवल 1/R के। तो क्या डी असत्य है? गलत है। सी पे देखिए थोड़ा क्या है। सी पे ना, अब असत्य तो एक को ना छाटना है,
तो ई कर जो दिया है कांड, ई कांड को सुधार दीजिए, आर पर से पावर हटा दीजिए, तब इसको हम भी क्या कह देंगे, सत्य। और तब ना आंसर मारेंगे डी, नहीं तो 2 गो हो जाएगा सत्य, तो मारेंगे क्या। तो ऑप्शन में थोड़ा सा एरर था, आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर। तो अब मैच करा लो, भाग देंगे ना, पी बटा क्यू करेंगे ना, तो क्या ये आर स्क्वायर बन जाएगा। देखो P बटा क्यू ना है, कैसे आएगा P बटा क्यू, भाग दे के, भाग दो तो P बटा क्यू प्रोपोर्शनल आर बटा में 1/r। अब P बटा क्यू प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर ना, अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, तो क्या ये भी सत्य ही था, तो कोनो गलती नहीं है, ठीक है, बस केवल चौथा गलत था, मत सुधारना। सुधार दिया, y ऐसे लिख देंगे, तथा z के व्युत्क्रमानुपाती है कौन, x। तो अगर x z के व्युत्क्रमानुपाती है तो ऐसे लिखना होगा, ये दोनों मिला के कैसे लिखना होगा सर, x ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह और y बटा में z। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे सर, x टूटेगा x1 बटा x2 बराबर लगेगा, वो कांस्टेंट जो है वो हट जाएगा, y बटा में z है तो y1 बटा y2, लेकिन सर z नीचे है तो ये z2 बटा में z1 होगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और अब कांस्टेंट रहेगा नहीं, उड़ गया, क्यों, क्योंकि 1 का कांस्टेंट बाई 2 का कांस्टेंट डिवाइड होके कट ना गया कांस्टेंट, तो ये ऐसे नहीं बुझा था ना, फिर से समझाओ। समानुपाती को ऐसे लिखना है, अब व्युत्क्रमानुपाती को 1 बटा में लिखना है, दोनों लेफ्ट साइड x है तो मर्ज हो जाएगा, तो x फाइनली y के समानुपाती, मतलब एकदम x y सामने रहेगा और z के व्युत्क्रमानुपाती z नीचे रहेगा। अब यहां के बाद ये समझो, कह रहा है कि x जिस तरह से चेंज होगा y भी उसी तरह से चेंज होगा, यही समानुपाती का मतलब होता है, लेकिन x जिस तरह से चेंज होगा वो z उसका उल्टा चेंज होगा। तो अगर मैं x को लिखूं x1 बटा x2 तो क्या y भी लिखाएगा y1 बटा y2, क्यों, क्योंकि x और y समान अनुपात में बदल रहे थे, परंतु z तो व्युत्क्रम था, तो क्या z1 बटा z2 की z2 बटा z1, उल्टा ना होगा, ये 1 बटा 2 तो यो 1 बटा 2, लेकिन ये कर उल्टा 2 बटा 1 ऐसे लिखा जाता। अब बोलो समझ में आया। अब मान रख दो सबका, पहले किसका मान दिया है, तो अगर y का जो पहले वाला मान 1.8 दिया है वो y1 का होगा कि y2 का होगा, तो 1 जो है ना y1 ये y के पहला मान को बताएगा, और y2 जो है वो y के दूसरा मान को। x1 क्या बता रहा है, x का पहला मान, और x2 क्या बताएगा, x का दूसरा मान। z2 क्या बताएगा हो, z का दूसरा मान, और z1 पहला मान। ये सब दिया है ना कुल मान, सब रखिए, जे जहां जहां का होगा वहीं रखिएगा। बताइए इसमें x1 के जगह क्या रखें सर, y दिया, z दिया, x दिया, शुरू में सब दिया ना, तो x1 के जगह 2.5। बहुत अच्छा, x निकालना है, इसका मतलब x का दूसरा मान निकालना है, तो यहां x लिख दिया। y1 के जगह 1.8, y2 के जगह सर y का दूसरा मान 4.2। अब z2 का मतलब z का दूसरा मान लिखना है, z का दूसरा मान 1.25 और पहला मान 4.5 था। अरे जो पहले दिया वो पहला मान है, जो बाद में दिया है वो दूसरा मान। तो z1 कितना 4.5 और z2 कितना 1.25। काट पीट देंगे तो x निकल जाएगा कि नहीं,
वैसे ही निकाला जाता है सवाल। काटते हैं थोड़ा सा। कैसे काटा जाए? ठीक है, 6 तिया 6 7। पॉइंट भी उड़ गया क्योंकि सेम डिजिट के पहले था। हाई वाला हिया आएगा तो पॉइंटवा तो 2 गो बन के पॉइंटवा उड़िए न जाएगा। पॉइंट को गोली मारो। 25 का 5 गुना 125 है ना होता है। अब 15 तिया 7 तिया नीचवा 1 सा नीचवा 21, तो नीचवा के बराबर नीचवे ना होगा क्योंकि ऊपरा तो 1 है। तो आंसर x बराबर 21। आ गया समझ में? पूरा रेशियो क्लियर हुआ? कल टेस्ट के लिए रेडी है? 74। इसमें क्या हो गया? अच्छा, मिश्र अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं करना है। मिश्र देखो किस किस अनुपात का मिश्र पूछा है। आपको के पहले अनुपात दिया है 1:2, दूसरा 3:5, तीसरा 5:9। इसी का नाम मिश्र पूछा है। तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो पहला को गुणा कर दो, 1 गुणे 3 गुणे 5 अनुपात। अंतिमों को गुणा कर दो, 2 गुणे 5 गुणे 9। कॉमन नंबर काट दो, 5 5 3 3, तो 1:6 हो गया आंसर। ऐसे ज्यादा कुछ नहीं करना। जो को देगा पहला एक साथ है और अंतिम वाला एक साथ, रेशियो निकाल दीजिए, मिश्र हो जाता है।